एवरीवन, क्या हालचाल है सभी के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में किस प्रकार से पावर एक नए लेवल में शेयर होती है, उसके एस्पेक्ट के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। यानी कि अगर एक बात इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लें कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो अब तक हमने पिछले सेशन तक पढ़ा है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी कि भारत में कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, और साथ ही साथ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। यानी कि कंटेंट में हमने बढ़ते बढ़ते हमने सबसे पहले पढ़ा फेडरलिज्म क्या होता है, उसके की फीचर्स हमने पढ़े, और इसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, इसको हम लोग जानने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है। इसके अंतर्गत हम लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संघवाद, क्या बोलते हैं? संघवाद। अगर हम संघवाद की हम बात करेंगे, संघवाद का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी देश में गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे पावर का शेयर होना ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। और इसके अंतर्गत हमने देखा था, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या देखा था? डेफिनेशन देखा था। और इस डेफिनेशन में हमने देखा था कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के बीच में शेयर हो, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे और उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में शेयर हो, तो यही आपका फेडरलिज्म कहलाता है। और फिर हमने देखा था उसके की फीचर्स। क्या देखा था हमने? की फीचर्स। एक कि किसी देश को हमें अगर पहचानना हो कि भाई ये देश फेडरल है कि नहीं, तो हम यही 7 फीचर्स, जो 7 फीचर्स हमने पढ़ा था, उसको हम उस देश के साथ क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। जिस परस्पेक्टिव में हमने देखा था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इसको हमने देखा था। तो उसमें हमने क्या था, जितने भी फीचर्स थे उन सभी फीचर्स को हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या कर लिया? टैली कर लिया कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं। सभी गवर्नमेंट जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अपने अपने जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, उनके जो है रेवेन्यू कलेक्शन की जो प्रोसेस है वो सेपरेट है कि नहीं। तमाम ऐसी चीज़ों को हमने मिलाया तो देखा कि हाँ, भारत में फेडरल का जो प्रिंसिपल है वो अडॉप्ट किया गया। लेकिन एक यूनिक बात यह है कि किसी भी प्रकार से संवैधानिक सिस्टम में फेडरल शब्द का यूज नहीं है। जैसे आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो फेडरल के प्रिंसिपल भारत में मिलते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन फेडरल शब्द का कहीं भी यूज देखने को नहीं मिलता। फिर हमने देखा कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि अगर हम भारत को बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब इसको हमने 3 एस्पेक्ट में देखा था, और इसको 3 एस्पेक्ट में सबसे पहला एस्पेक्ट हमने देखा था लिंग्विस्टिक पॉलिसी। क्या देखा था? लिंग्विस्टिक स्टेट वाला कॉन्सेप्ट देखा है, जिसमें भाषाई तौर पे क्या बनाया गया है? राज्य बनाया गया। फिर हमने देखा कि भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो कुछ इस प्रकार से अडॉप्ट की गई कि सभी लैंग्वेज को सम्मान दिया गया, सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिया गया, और उसके आधार पे जो है किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि 22 भाषाओं को हमारे शेड्यूल लैंग्वेज में दर्ज किया गया, जिसमें हिंदी इंग्लिश सभी आती हैं। और लास्ट पॉइंट हमने देखा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसको हमने देखा बिफोर 1990s और आफ्टर 1990s, यानी 2 पर्सपेक्टिव देखा कि पहले 1990 के पहले भारत में फेडरल सिस्टम कैसा था, पावर शेयरिंग कैसे होती थी सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और जब एक वक्त बदला और जब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले मेजोरिटी नहीं पाती थी, उसको स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायर होने लगी, तब जो है उनके बीच में संबंध कैसे हुए और उसके पहले संबंध कैसे थे, इन दोनों को भी देखा। और फाइनली इन सब चीज़ों के आधार पर हमने इतने टॉपिक को कंसोलिडेट अब तक कर लिया। अब हम लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। सीधे समझते हैं सबसे पहले उसके डेफिनेशन को कि डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कोई चीज़ जैसे सेंट्रलाइज होती है, क्या होती है? सेंट्रलाइज होती है, और कोई चीज़ डिसेंट्रलाइज होती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे केंद्र की तरफ सभी लोग उनका झुकाव देखने को मिलता है, यानी कि पूरी पावर एक लोगों के पास या केंद्र के पास सेंट्रलाइज रहती है, कंसोलिडेट रहती है, तो उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट कर दे, अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है और अपनी पावर को क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे।
यानी कि डिसेंट्रलाइज, क्या कर दे, डिसेंट्रलाइज, यानी पावर का विकेंद्रीकरण। क्या होता है, विकेंद्रीकरण, उसको कंसोलिडेट न किया जाए बल्कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। तो यहां से डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल सा बस इतना ही है। डेफिनेशन की बात करें, समझने की बात करें, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब हम पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर किसको दे दें, गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, तो यही प्रोसेस कहलाता है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर किसको, लोकल गवर्नमेंट को, एक लोकल बॉडी, यानी जो कि भारत की बात करें तो अभी हम पढ़ेंगे कि इस लोकल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी। तो मन में प्रश्न तुरंत हमारे आएगा और इसका जवाब भी तुरंत एनसीईआरटी हमको देगी कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, तो इसको दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग समझते हैं लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म में। इस लोकल गवर्नमेंट को पावर शेयर करना ही क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रल और स्टेट से पावर लेकर किसको दे दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को। तो यही पूरी प्रक्रिया है, यही पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। यानी कि मोदी और योगी सरकार के माध्यम, समझिएगा इसको अपनी भाषा में, कि मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट, जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों से पावर लेकर डाइल्यूट कर देना लोकल गवर्नमेंट की तरफ, यही कहलाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि डेफिनेशन भी सेम आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक क्या कर दी जाए, शेयर कर दी जाए, तो यही पूरा तरीका, यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पावर को शेयर कर दिया किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें थोड़ा सा जो बेसिक जो ओवरव्यू लिखा है कि हम जानते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें दो या दो से अधिक लेवल ऑफ क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें भारत में तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपकी एग्जिस्ट करती ही थी, वक्त बदलता है और एक और लेवल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विशाल देश जैसे कि इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस टू टीयर्स। वो सिर्फ इन दोनों टीयर्स की ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, यानी इन दोनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ या सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नहीं चल पाएगा। सो स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द यूरोप। जैसे कि ऐसा क्यों बोल रहा है, एक बड़े देश जिसमें कि भारत की बात की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नहीं चल पाएगा, क्योंकि भारत के जो राज्य की बात कर रहा है, स्टेट्स की बात कर रहा है, वो यूरोप के बड़े बड़े देशों से भी बड़े हैं। जैसे कि वहीं पे अगर बात करें थे पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं रशिया से बड़ा है। क्या है, रशिया से बड़ा है। महाराष्ट्र की बात करें, जिसको आप जानते हैं, वो लगभग जो है जर्मनी से बड़ा है, जर्मनी इतना बड़ा है। मेनी ऑफ दिस स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो आंतरिक रूप से बहुत डाइवर्स हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से पावर शेयरिंग करना इन देशों के साथ ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। और इन्हीं चीज़ों की जब रिक्वायरमेंट आती है तो एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, और संविधान में एक सिस्टम बनेगा जिसमें कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का प्रादुर्भाव हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो यूरोप के बड़े बड़े देशों के जितने बड़े हैं, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में, डाइवर्सिटीज़ के मामले में उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। ये कहीं ना कहीं इंडियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है। फेडरल पावर की बात करें इंडिया में कि नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो फेडरल पावर शेयरिंग था भारत का सिस्टम, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज द रेशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन फॉर पावर एंड दस रिजल्टेड अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब इसके पीछे जो आइडिया था, ये मतलब कि अगर आप पूछें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे जो रेशनल दिया गया, लॉजिक दिया गया, वो आपका ये था कि द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। जैसे समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके लोकेलिटीज़ में सबसे मेजर प्रॉब्लम इस समय क्या चल रही है, डेवलपमेंट को लेके, पानी की सुविधा को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर तमाम समस्याएं क्या चल रही,
तो हो सकता है आप उसको बहुत अच्छे से मुझे बता पाए, लेकिन उसको मुझे जानना हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जानना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को जानना हो तो जान सकती है, लेकिन उसको पूरा बाकायदा सर्वे कराना पड़ेगा, एक बॉडी लगानी पड़ेगी जो बॉडी पूरा जांच करेगी, सर्वे करेगी, तब रिपोर्ट निकालेगी। हो सकता है जान भी ना पाए, लेकिन वही का एक लोकल व्यक्ति वो अपनी सारी समस्याओं को बहुत अच्छे से जानता है। और अगर उस लोकल व्यक्ति के साथ, लोकल अथॉरिटी के साथ एक जो है पावर शेयरिंग की व्यवस्था कर दी जाए तो व्यक्ति अपने लोकल लेवल की जितनी समस्याएं हैं उसको अच्छे तरीके से सेटल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो वही लॉजिक दिया गया, रेशनल दिया गया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन, कि जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन का वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इश्यूज हैं उसको बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से सेटल्ड किया जा सकता है लोकल लेवल पर ही। उसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी उतने अच्छे से हल नहीं कर सकती जो इतना अच्छे से वहाँ का एक लोकल व्यक्ति उस समस्या के बारे में जानता है, प्रॉब्लम के बारे में जानता है, इशू के बारे में जान सकता है, और वो ये भी जानता है कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो यही इसके पीछे जो लॉजिक था कि जो लोकल लेवल पर समस्या है उसको एक लोकल व्यक्ति ही अच्छे से हल कर सकता है, क्योंकि उनको पता होता है, बेटर आइडियाज होते हैं कि वे टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। क्योंकि एक लोकल व्यक्ति को ये पता होता है अच्छे से कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, और उस इशू के लिए कहाँ पर पैसे खर्च किया जाए और कैसे उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि एक लोकल व्यक्ति अपनी लोकेलिटी की समस्याओं को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। So beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। और ये कहीं ना कहीं सबसे बेहतर तरीका है, लोकल लेवल पावर शेयर करना एक बेहतर तरीका है कि एक सीधे व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सीधे जो है एंट्री दिया जाए, उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सके, एक आम व्यक्ति भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। सो दिस हेल्प टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की और गहराई तक जाने में मदद करता है लोकल लेवल पे पावर को शेयर करना। तो रेशनल आप समझ चुके होंगे कि सबसे बड़ी बात कि लॉजिक क्या दिया गया लोकल लेवल पे पावर शेयर करने का, कि भाई लोकल लेवल के व्यक्ति को अपनी लोकेलिटी की समस्या को बहुत बेहतर तरीके से पता होता है, सारी समस्याओं के बारे में पता होता है, कैसे उसको मैनेज करना है ये भी उसको बेहतर तरीके से पता होता है। इसलिए लोकल लेवल पावर शेयर करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। सो इसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इसकी जरूरत पड़ती है और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ पावर को क्या करना है, लोकल लेवल पे शेयर करना है। ठीक है, इसके बाद सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू लेवल विलेजेस एंड टाउन्स, जिसकी वजह से तमाम अटेम्प्ट लिए गए, तमाम इनिशिएट लिए गए, चाहे विलेजेस हों चाहे टाउन्स हो, उनमें पावर को शेयर करने के लिए। पंचायत इन विलेज और म्यूनिसिपालिटीज इन अर्बन एरिया वर सेटअप इन ऑल द स्टेट। सभी स्टेट्स में जो गांव के क्षेत्र थे, चाहे मतलब कि ग्रामीण जो क्षेत्र थे, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, पंचायत बनाए गए। वहीं पे जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपालिटीज बनाई गई सभी स्टेट्स में। ठीक है, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इनको जो है डायरेक्टली क्या कर दिया गया, अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में रखा गया। ये मामला कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में रखा गया। सो मामला क्या आया कि जो लोकल इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक है, पहली बात कि आप ये समझ लीजिए कि जब ये रेशनल दिया गया कि हाँ लोकल लेवल पावर शेयर करनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बननी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है। और जितने भी स्टेट्स इंडिया में थे उन सभी स्टेट्स में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे पंचायत वाली व्यवस्था बनाई गई, जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ पे जो है म्यूनिसिपालिटी वाली व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, अब इसके बाद आपकी बात कर रहा है ये सब चीज़ें कर दी गई, लेकिन जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी है, स्थानीय जो सरकार की व्यवस्था बनी है, उस पूरी व्यवस्था को डायरेक्टली अंडर कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया, यानी इनको एम्पावर्ड पूरी तरीके से नहीं किया गया। और साथ ही साथ इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पंचायत हो चाहे म्यूनिसिपालिटीज हो, यानी चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, इसमें इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे। ठीक है ना, गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स आर रिसोर्स ऑफ देयर ऑन। लोकल गवर्नमेंट के खुद के कुछ पावर और खुद के रिसोर्स वाली व्यवस्था कुछ बहुत बेहतर तरीके से नहीं थी।
दस देर वाज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म, इसलिए बोला जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो, लेकिन बहुत ही लिटिल इफेक्टिव टर्म, बहुत ही थोड़े से प्रभावकारी रूप में, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होने के लिए हो तो गया लेकिन उतना इफेक्टिव टर्म में नहीं हुआ। लेकिन वक्त बदलता है, क्या होता है, वक्त बदलता है और डिसेंट्रलाइजेशन के मुद्दे और बर्निंग इशू के रूप में बन के आते हैं, और इसकी वजह से 1992 में संविधान में एक संशोधन किया गया, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। अब ये 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन। 73rd के अंतर्गत जो पंचायती राज वाली व्यवस्था बनाई गई, 74th के अंतर्गत जो म्यूनिसिपालिटीज यानी अर्बन क्षेत्र में जो गवर्नमेंट वाला मामला था उसको जो है बनाया गया। दो संशोधन किए गए 73rd और 74th, कब? डिसेंट्रलाइजेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए 1992 में, क्योंकि भाई बन तो गए थे लेकिन पावर अच्छे से शेयर नहीं होते थे, उसको सेंट्रल जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट के सीधे कंट्रोल में रख दिया गया, ऐसी तमाम चीज़ें कही गई। उसके बाद पावर रिसोर्स की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो खुद एम्पावर्ड नहीं था, तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से 1992 में एक मेजर स्टेप उठाया गया था डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, और इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, जिसकी मदद से जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको और अधिक इफेक्टिव और बोल सकते हैं पावरफुल करने के लिए तमाम संवैधानिक संशोधन किए गए, जिसको हमने देखा 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब इसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधन कर दिया गया, और इस संशोधन के अंतर्गत अब एक चीज मैंडेटरी कर दी गई कि अब जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली होंगे। क्या होंगे? रेगुलरली होंगे। मैंडेटरी कर दिया गया कि जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है, चाहे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, चाहे वो म्यूनसिपालिटीज हो, चाहे पंचायती राज हो, वहाँ पे इलेक्शंस रेगुलरली होंगे। साथ ही साथ सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। यहाँ पे चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, यानी चाहे वो म्यूनसिपालिटीज की बात करें, चाहे वो पंचायती राज की बात करें, पंचायत की बात करें, वहाँ पर सीटें, इलेक्टेड बॉडीज की जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई। किसके लिए? महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। साथ ही साथ 1/3 सीटें ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई। जैसे इनके लिए रिजर्व कर दी गई, इनके लिए उसी तरह महिलाओं के लिए भी कितनी? 33% सीटें क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई। और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको बोला गया स्टेट इलेक्शन कमीशन has been created in each state to conduct पंचायत and municipality election। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है वो कौन कराता है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। तो इस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर कराने के लिए एक थर्ड क्या बोल सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको बोला गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसने क्या किया कि ये अब जो है कंडक्ट कराएगा इलेक्शन पंचायत में और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि अब आप कुछ पावर और कुछ जो है रिसोर्सेज को शेयर करोगे, रेवेन्यू को शेयर करोगे, किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। यानी कि चाहे पंचायत में यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार हो, चाहे शहरी क्षेत्र में जो सरकार हो, उनके साथ आप पावर और रिसोर्स को भी क्या करोगे? शेयर करोगे। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये जो शेयर करने का जो नेचर है वो स्टेट टू स्टेट क्या करता है? वेरी करता है। तो एक बार फिर से आप समझिए कि देखिए आपका डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे रेशनल बताया गया कि लोकल लेवल में प्रॉब्लम है तो लोकल लेवल में बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, और उसके लिए सेवरल अटेम्प्ट भी लिए गए, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा वो जो डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए तमाम जो है स्टेप्स उठाए गए, लेकिन इसके बाद भी इलेक्शंस वहाँ पे रेगुलरली नहीं होते थे। जो लोकल गवर्नमेंट है उसको सीधे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रखा गया। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कम मात्रा में
हुआ था, जिसकी वजह से 1992 में संविधान में संशोधन करके 73rd 74th अमेंडमेंट करके इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से अब वहाँ पे जो म्यूनसिपाल्टी है, चाहे जो है पंचायती राज है, वहाँ पे अब इलेक्शंस रेगुलरली होंगे। साथ ही साथ जो है जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, उसके साथ जो है उसके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम क्या होगा, पंचायत में और म्यूनसिपल इलेक्शंस में केवल इलेक्शन ही कराना, उसका जो है कंडक्ट कराना प्रमुख काम होगा। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी कर दिया गया कि वो कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ क्या करेगी, शेयर करेगी। ये सारी चीजें होने लगी। तो अब हमारे मन में प्रश्न आ रहा है, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पीछे कारण क्या था, ये हमने देख लिया। पावर शेयरिंग क्यों होगा, ये भी हमने जान लिया। अब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में ही पूरा समझने जा रहे हैं और पूरी चीज़ों को, उनके स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं इस टॉपिक में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं इस टॉपिक में। आप ऐसे समझिए कि लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है, इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक आपका ये और एक आपका ये। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और एक लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन क्षेत्र में हो, यानी शहरी क्षेत्र में हो। एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में, यानी एक रूरल एरिया में, एक अर्बन एरिया में। तो जो रूरल एरिया में होता है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं, पंचायती राज। ये आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। हर गांव में आप सभी लोग किसी न किसी गांव से या फिर छोटे मोटे शहर से जो बिलोंग करते होंगे। अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पे म्यूनसिपाल्टीज़ होती है। क्या होती हैं, म्यूनसिपाल्टीज़ होती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो लोकल गवर्नमेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में हो, रूरल एरियाज में हो, उसको हम लोग बोलते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन क्षेत्र में हो उसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी शहरी क्षेत्र में जो सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, उसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको म्यूनसिपाल्टीज बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला मामला था। अब इसमें हम दोनों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो गवर्नमेंट बनती है, कैसे चलती है। कह रहा है कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। उसको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। कुछ विलेज में या फिर कुछ ग्रुप ऑफ विलेज में क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। इसमें एक काउंसिल होती है जिसमें तमाम वार्ड्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट आर सरपंच। और उसमें एक जो है पंच, हर वार्ड मेंबर का जो एक लीडर होता है उसको हम लोग पंच बोलते हैं। और उस सभी वार्ड के, यानी उस पूरी ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम सरपंच बोलते हैं। और दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड आर विलेज। और ये जो ग्राम पंचायत ये प्रेसिडेंट है या ये सरपंच और ये जो पंच है, ये इलेक्ट किए जाते हैं उस ग्राम सभा के, ये बोल सकते हैं उस ग्राम पंचायत के जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है उनके द्वारा। इट इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ये जो ग्राम पंचायत होती है ये पूरे गांव के लिए क्या होती है, एक डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बॉडी होती है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये जो पंचायत है वर्क किसके आधार पर करती है, सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा पे। ऑल द वोटर्स ऑफ विलेज इट्स मेंबर। और जितने भी गांव के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इसके जितने भी गांव के जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो इसके जो है ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अब आपको शायद थोड़ा सा ये समझ में ना आया हो, मैं आपको इसको एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या पूरे पॉइंट्स में लिखे गए हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आपका एक गाँव है, क्या है, एक गाँव है, एक गाँव है, उस गाँव में क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी। ये भी हो सकता है। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि ग्रुप ऑफ विलेज है। क्या है, ग्रुप ऑफ विलेज है। तो इससे क्या बनता है, ग्राम पंचायत। क्या बनता है, ग्राम पंचायत। और ये जो ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत जो है इलेक्ट होती है ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। और इस ग्राम सभा में उस गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, एडल्ट मेंबर होते हैं, एडल्ट मेंबर होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। यही मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं और यही मिलकर ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं और बनाते हैं पंच और बनाते हैं सरपंच। ये पंच और सरपंच, ये पंच क्या होता है,
हर गांव तमाम वार्ड्स में बटे होते हैं। वार्ड जिसको बोला जाता है वार्ड, यही वार्ड मेंबर जो होते हैं वही आपके पंच कहलाते हैं। और जितने भी वार्ड होते हैं, हर गांव में लगभग 4 या 5 जो भी वार्ड हो सकते हैं, उन वार्ड के मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं पंच, ठीक है। और यहाँ पे उस पूरे गांव के यानी ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है उसको बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। अभी सरपंच वाली चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये सरपंच एक जो प्रधान शब्द आप सुनते हैं, ये दोनों लगभग क्या है? एक ही। जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है उसमें जैसे प्रधान शब्द काफ़ी फेमस, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधान शब्द बोला जाता है। और वहीं पे जो आप जाओगे राजस्थान और राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे सरपंच शब्द काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। हरियाणा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो प्रधान और सरपंच आप ऐसे समझ सकते हो कि ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है वही आपका सरपंच होता है। वही क्या होता है? सरपंच होता है। अब क्या करते हैं, ये जो ग्राम सभा होती है वही इलेक्ट करती है किसको? ग्राम पंचायत को, और बनाती है सरपंच और पंच। सरपंच और पंच। पंच क्या होता है? वार्ड मेंबर का जो सदस्य होता है। हर वार्ड का एक जो है लीडर होता है, वो आपका पंच कहलाता है। और सभी वार्ड का जो प्रेसिडेंट होता है, यानी पूरे गांव का जो ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका प्रधान होता है। ये सभी चाहे पंच हों चाहे वो सरपंच हों, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ग्राम सभा होते हैं। ये ग्राम सभा के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। और इस ग्राम सभा में कौन होता है? तो उस गांव की, उस ग्राम पंचायत की जितने एडल्ट पॉपुलेशन होती हैं वही मिलके ग्राम सभा बनाती है। क्या बनाती है? ग्राम सभा बनाती हैं। और वही मिलके इलेक्ट करते हैं पंच और सरपंच को। और पूरी ग्राम सभा ही सुपरविजन का काम करती है कि गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे काम होगा, और ग्राम पंचायत को काम करवाती है। तो वही करा है कि हर गांव या फिर ग्रुप ऑफ विलेज मिलकर बनाती है क्या? ग्राम पंचायत, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत में तमाम वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। और उसके प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पंच और सरपंच होते हैं ये सीधे इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। उस वार्ड में या उस विलेज में जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन होते हैं उन्हीं के द्वारा ये पंच और सरपंच क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। और यही जो ग्राम पंचायत है, जो पंच और सरपंच है, यही डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं? बॉडी होते हैं पूरे गांव के लिए, ठीक है, ठीक है। और जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, वर्क करती है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के सुपरविजन पर ही ग्राम पंचायत क्या करती है? काम करती है। और जितने भी वोटर्स उस गांव के होते हैं वो सभी इस ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से रूरल लोकल गवर्नमेंट बनती है। आप इसको समझ पाए होंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसके लिए लास्ट पॉइंट लिखा है कि इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम सभा या ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस कैसा है उसके लिए जो एनुअल बजट है, इन सभी चीज़ों के काम के, इन सभी काम के लिए जो ग्राम सभा है वो साल में 2 या 3 बार क्या करती है? बैठक करती है, एनुअल बजट पास करती है, ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। ऐसे तमाम कामों को क्या करती है? ग्राम सभा करती है, ठीक है। अब एक मन में प्रश्न आ रहा है, स्ट्रक्चर की बात करें। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे समझिए कि गाँव की तरफ, यानी गाँव से कहाँ तक जाता है? जिले तक जाता है। कहाँ तक जाता है? डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। क्या रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो गांव से कहाँ तक चलता है? शहर तक चलता है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, नहीं कि शहर से गांव तक नहीं, गांव से स्टेट तक नहीं, गांव से जिले तक, गांव से जिले तक चलता है। तो आई होप आप रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में पहली बात तो ये चीज़ समझ पाए होंगे कि पंच क्या होते हैं, सरपंच क्या होते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, आप समझ गए होंगे। एक गांव या फिर छोटे छोटे कई गांव मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत में तमाम सेवरल वार्ड होते हैं। उन वार्ड के मेंबर्स को जो है पंच बोला जाता है, उसके प्रेसिडेंट को सरपंच बोला जाता है। ये पंच और सरपंच जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे गांव के लिए। इनको इलेक्ट किया जाता है वहाँ की एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा। और इस गांव के या ग्रुप ऑफ विलेज के जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन हैं वही मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं, वही इलेक्ट करते हैं किसको? पंच को, सरपंच को। और वहाँ से ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत के लिए पंच और सरपंच काम करते हैं। और उस पूरे काम का सुपरविजन कौन करता है? ग्राम सभा करती है। और साल में 2 से 3 बार बैठक करती है, एनुअल बजट पास करती है, परफॉर्मेंस को जो है चेक करती है। ऐसे तमाम काम को ग्राम सभा करती है। कुछ इस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो गांव से कहाँ तक जाता है? शहर तक जाता है। कैसे? इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अगर हम बात करें छोटे छोटे विलेज की, छोटे छोटे गाँव की, तो बहुत सारे गाँव मिलकर क्या बनते हैं? बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनते हैं? ग्राम पंचायत। क्या बनते हैं? ग्राम पंचायत। क्या बनते हैं?
ग्राम पंचायत। ठीक है, जरूरी नहीं कई सारे गांव, अगर बड़ा गांव है तो एक ही गांव से ग्राम पंचायत बन जाएगी। और इसके बाद बहुत सारी ग्राम पंचायत जब मिलती हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलती हैं तो आपका बनता है पंचायत समिति। क्या बनता है? पंचायत समिति। क्या बनती है? पंचायत समिति। और इसी पंचायत समिति को आप ब्लॉक बोलते हो, मंडल बोलते हो, या फिर ये आपकी पंचायत समिति बोलते हो। और फिर यही पंचायत समिति जब बहुत सारी पूरे जिले स्तर पे तमाम पंचायत समिति जितने भी जिले में होती है वो सब मिल के बनाती हैं क्या? जिला परिषद। क्या बनाती हैं? जिला परिषद। तो आप देख पा रहे होंगे गांव से कहाँ तक मामला आता है? जिले तक आता है। जब बहुत सारी गांव, छोटे छोटे गांव या फिर एक ही गांव कोई बड़ा सा गांव हो, उस बनता है ग्राम पंचायत। बहुत सारी ग्राम पंचायतें जुड़ती हैं तो बनता है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक या फिर मंडल या फिर ग्राम पंचायत पंचायत समिति मिलती हैं तो जिला परिषद बनता है। और ये इस तरीके से पूरे जिले तक रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फैला होता है, जो कि आप इस जो है चार्ट में देख सकते हो। ग्राम पंचायत से बनती है, तमाम ग्राम पंचायतें मिलती हैं विलेज लेवल पे तो पंचायत समिति बनती है, जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। बहुत सारी पंचायत समितियां मिलती हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनता है। क्या बनता है? जिला परिषद बनता है। तो वही चीज इसमें लिखा है कि द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वो कहाँ तक जाती है? गाँव से लेकर शहर तक जाती है। तमाम जो छोटी छोटी ग्राम पंचायत हैं वो ग्रुप टुगेदर होती हैं टू फॉर्म द व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। छोटी छोटी बहुत सारी ग्राम पंचायतें जब मिलती हैं तो क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, मंडल बोलते हैं या फिर पंचायत समिति बोलते हैं। और इसके जो मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। मतलब जो पंचायत मेंबर्स होते हैं वो ही इनको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायत समिति होती है, जिसको ब्लॉक बोला जाता है, मंडल बोला जाता है, वो सभी कॉन्स्टिट्यूट होके क्या बनाती हैं? जिला परिषद। क्या बनाती है? जिला परिषद। और इस जिला परिषद की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पॉलिटिकल बॉडी होती है। इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर जिला परिषद के वो इलेक्टेड होते हैं। और मेंबर ऑफ लोकसभा की बात करें, एमएलए की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें उस जिले के, तो वो और भी तमाम जो ऑफिशियल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज की, वो सभी इस जिला परिषद क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। यानी कि जो जिला परिषद बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो जिला परिषद जो बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें एमपीज भी, एमएलएज भी, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, जिसको हम डीएम बोल सकते हो, एसडीएम बोल सकते हो, वो सभी उस जिला परिषद के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन जो होता है पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। यानी जिला परिषद का जो प्रेसिडेंट होता है, जो हेड ऑफ द बॉडी होती है, वो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है। क्या होता है? जिला परिषद चेयरपर्सन होता है आपका जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ये पॉलिटिकल बॉडी होती है। अब आप इसको ऐसे भी समझिए कि किसी भी जिले का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है जिला परिषद चेयरपर्सन, और जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो डीएम होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एग्जीक्यूटिव हेड जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो करता है वो करता है डीएम, और जो पॉलिटिकल वर्क है वो करता है जिला परिषद चेयरपर्सन। यानी जो लेवल उसकी होती है वही लेवल इसका भी होता है। इस तरीके से आप समझिए कि छोटे छोटे गांव मिलते हैं, ग्राम पंचायत बनती है जो गांव के लेवल पे होती है। तमाम ग्राम पंचायत मिलती हैं तो पंचायत समिति बनती है जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। तमाम पंचायत समिति मिलती है तो बनता है जिला परिषद। क्या बनता है? जिला परिषद। और जिला परिषद जो होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि एमपी और जो एमएलए होते हैं और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो सभी इस जिला परिषद जो बॉडी है इसके वो सभी मेंबर होते हैं। इसमें आप ऐसे समझिए कि जिला परिषद जो होता है, जिला परिषद जो चेयरपर्सन होता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है पूरे जिले का क्या होता है? पॉलिटिकल हेड होता है। और वहीं पर जो आपका डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, वो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो कुछ इस तरीके से रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे गांव में एक बॉडी होती है लोकल गवर्नमेंट की, उस तरीके से शहरों में भी एक जो है गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट की एक बॉडीज एग्जिस्ट करती है, जिसमें कि आप समझिए शहरों को भी दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक म्यूनसिपालिटीज और एक आपका जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन।
अब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, बस्तियां होती हैं, छोटे छोटे जो शहर होते हैं, उसमें म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं। क्या होती है? म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं। लेकिन वहीं पे जो बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज़ होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू अ म्यूनसिपल कारपोरेशन। वहाँ पे क्या होते हैं? म्यूनसिपल कारपोरेशन होते हैं। जैसे बीएमसी, डीएमसी आप सुने होंगे, बॉम्बे म्यूनसिपल कारपोरेशन, दिल्ली म्यूनसिपल कारपोरेशन। यानी कि जो छोटे छोटे शहर हैं, आपके जो आसपास जो छोटे छोटे शहर होंगे, वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, नगर पालिका जिसको बोलते हैं। और जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे नगर निगम होते हैं, म्यूनसिपल कारपोरेशन होते हैं। ठीक है। जो म्यूनसिपालिटीज़ और जो म्यूनसिपल कारपोरेशन होते हैं, वो कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये भी सेम उसी तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं। जो पार्षद वार्षद बनते हैं, तमाम चीज़ें आप सुने होंगे अगर शहरों में रहते होंगे, तो वो भी इलेक्ट होते हैं। ठीक है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन की बात करें तो वो पॉलिटिकल हेड होता है किसका? म्यूनसिपालिटीज़ का। तो जो जिसको चेयरमैन बोलते हैं, उस जो है अर्बन क्षेत्र का। अर्बन क्षेत्र में भी जो छोटे छोटे शहर हैं और बड़े शहर हैं, छोटे शहर में म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, यानी म्यूनसिपालिटी का जो हेड होता है वो आपका म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है। वहीं पे जो म्यूनसिपल कारपोरेशन यानी बड़े शहरों में का जो मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो ऑफिसर होता है, जो वर्क करता है, वो आपका मेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। याद करिएगा, जैसे म्यूनसिपालिटी है तो उसका हेड कहलाता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन। वहीं पे आपका म्यूनसिपल कारपोरेशन यानी बड़े शहर में बीएमसी है, जैसे बॉम्बे म्यूनसिपल कारपोरेशन, तो जो इसका हेड ऑफ द बॉडी होता है वो आपका मेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिसेंट्रलाइजेशन को खूब बढ़िया से क्या कर लिया? समझ लिया। अब निष्कर्ष की बात करें, इसके मेरिट और डिमेरिट की बात करें, तो ये जो नया सिस्टम बना लोकल गवर्नमेंट वाला, ये कहीं ना कहीं लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट इसका किया गया इंडिया में, और इसका बहुत बड़ी सफलता भी मिली और तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। मामला क्या है कि अब सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के होने की वजह से, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आने की वजह से सीधे 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत में और म्यूनसिपालिटी में हमें ऑल ओवर द कंट्री देखने को मिलते हैं। 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव, यानी आम जनता सीधे क्या कर सकती है? डिसीजन मेकिंग बॉडी में पार्टिसिपेट कर सकती है। और नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये जो 36 लाख है, ये तमाम विश्व के देशों से भी क्या है? देश की जनसंख्या से भी क्या है? ज़्यादा है। जितने सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, उसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को और डिपेंड डेमोक्रेसी करने में मदद किया, यानी लोकतंत्र को और प्रभावकारी बनाया। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट संविधान का मतलब ही क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब ही क्या है? कि अंतिम व्यक्ति को भी क्या किया जाए? पावर को शेयर किया जाए। जितना हो सके मैक्सिमम लोगों तक पावर शेयर किया जाए। तो मैक्सिमम लोगों तक पावर शेयर करने का एक सबसे शानदार जो रास्ता बना, वो बना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। किसका बना? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने पावर को और भी गहराई तक, अंतिम व्यक्ति तक भी शेयर करने में उसने मदद किया। एंड साथ ही साथ इट हैज आल्सो इंक्रीज द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। और इसने महिलाओं के वॉइस को कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी में उठाने का प्रयास किया, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन को मजबूत किया, उनकी उपस्थिति को और भी शानदार पॉलिटिकल एरेना में कर दिया। लेकिन वहीं पे कुछ जो है डिमेरिट्स भी हैं। क्या है? तमाम डिफिकल्टीज भी हैं कि इलेक्शंस जो रेगुलरली हो रहे हैं, इंथुजियास्टिकली, जोश के साथ, उत्साह के साथ हो रहे हैं, बट ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लेकिन ग्राम सभा की मीटिंग आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती। आप खुद महसूस करिए, आपके क्षेत्र में आप भी अगर 18+ होंगे तो आप महसूस करिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से अपने घर में बात करिए, क्या ग्राम सभा में कभी वो बैठते, कभी मीटिंग होती है? तो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं आज भी इलेक्शंस तो हो रहे हैं बड़े ही जोश उत्साह के साथ, लेकिन ग्राम सभा की बैठक नहीं होती। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट आज भी अभी तक भी ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, अभी भी लोकल गवर्नमेंट तक सिग्निफिकेंट पावर को शेयर नहीं कर रही है। एंड नार हैव दे गिवन एडेक्वेट रिसोर्स, ना ही वो एडेक्वेट रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। सो वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी भी तमाम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने डिसेंट्रलाइजेशन को क्या कर लिया? खूब बेहतर तरीके से पढ़ लिया, और आपने सभी एस्पेक्ट को, एक एक पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। यानी कि इस पूरे चैप्टर के साथ हमने सबसे पहले शुरुआत में देखा, ओवरव्यू डन कर लिया, फेडरलिज्म क्या होता है इसको हमने डन कर लिया, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, एक एक टॉपिक को डिस्कस किया, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इसको भी खूब बेहतर तरीके से समझा। और आज हमने इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम डिसेंट्रलाइजेशन था, इसको भी कंप्लीटली खत्म कर लिया, पूरा कर लिया। और इस तरीके से
पूरा जो होल चैप्टर है हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इस तरीके से हमारा दूसरा चैप्टर सिविक्स का, जिसका नाम था फेडरलिज्म, इसको भी हमने क्या कर लिया, डिटेल वे में डिस्कस कर लिया। आई होप आपने पूरे चैप्टर के हर टॉपिक को एंजॉय किया होगा, समझा होगा, जाना होगा, देखा होगा। अगर आपको आज का सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है और कहीं से भी कोई दिक्कत है तो अगर कहीं से भी किसी टॉपिक में आपको समझ में ना आया हो, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस टॉपिक पे फिर से डिस्कशन होगा। साथ ही साथ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसको हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, और आपको अगर ऐसे टॉपिक्स और भी चाहिए तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ आज का सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हो। इसी के साथ सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।